चांद की सतह पर अपनी छाप छोड़ने व 4 अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाने के बाद इसरो निकल चुका है सूरज की तरफ। यह कहानी है इंडिया का सबसे पहले सोलार मिशन आदित्य L1 की। तो आखिर ये आदित्य L1 है क्या? आदित्य L1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा भारत की तरफ से सूरज को समझने के लिए भेजा जाने वाला तक का सबसे पहला सोलार मिशन होगा। लक इंडिया वर्ल्ड में वह पहली कंट्री नहीं बन पाएगा जिसने सूर्य को समझने के लिए कोई सोलार मिशन स्पेस में भेजा हो। इंडिया से पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ कोलैबोरेट करके सोहो नाम से एक सोलार प्रोब ऑलरेडी स्पेस में भेज दिया था। इसके अलावा नासा भी पार्कर सोलार ऑर्बिटर के नाम से अपना सोलार मगर भारत सूर्य को समझने के लिए स्पेस में एक सोलार मिशन भेजने वाली पहली एशियन कंट्री जरूर बनेगा। अब हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनकर आप में से कई लोग ये कहें कि जापान ने तो ऑलरेडी सन को स्टडी करने के लिए अपने 2 स्पेस मिशन हीलियोस व हिंडोस स्पेस में भेज रखे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जो मिशंस जापान ने सन को स्टडी करने के लिए भेजे थे वह फार ऑर्बिट मिशंस नहीं थे, यानी कि वह अर्थ की ऑर्बिट के अंदर रहकर ही सन को स्टडी करने वाले थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू नासा एक सोलार मिशन उसे ही माना जाएगा जो अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलकर सन को स्टडी करे, और ऐसा अभी तक सिर्फ 2 स्पेस एजेंसीज कर पाई हैं, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और अब इसरो वह तीसरी स्पेस एजेंसी बन जाएगा जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल के सन को स्टडी करेगा। इसरो का आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 में आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका लिटरली मतलब होता है सूरज या सन, और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या भला है, तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। लैग्रेंज पॉइंट को अगर हम एक ओवर सिंप्लीफाइड वे में समझें तो अब स्पेस के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी। अब हर सेलेस्टियल बॉडी की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। एग्जांपल के लिए अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब मान लीजिए स्पेस के अंदर 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी। अब प्लैनेट ए और प्लैनेट बी के बीच में अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स वो लगाएंगे, और इन दोनों की स्पेस के बीच में एक ऐसा बिंदु जहाँ पर इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू नल हो जाएगी या 0 हो जाएगी, उस पॉइंट को कहा जाएगा लैग्रेंज पॉइंट। यानी कि अगर इस पॉइंट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो ना तो प्लैनेट ए उसे अपनी तरफ खींचेगा और ना ही प्लैनेट बी उसे अपनी तरफ खींचेगा। लैग्रेंज पॉइंट्स की खोज एक इटालियन व फ्रेंच मैथमेटिशियन सैफी लुइस लैग्रेंज ने की थी, और इन्हीं के सम्मान में इन पॉइंट्स का नाम लैग्रेंज पॉइंट्स रखा गया। इसके अंदर सूर्य व पृथ्वी के बीच में टोटल ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जिनका नाम है L1, L2, L3, L4 एंड L5। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दूं कि लैग्रेंज पॉइंट 2 पर नासा ने अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेज रखा है। लैग्रेंज पॉइंट की डेफिनेशन को समझने के बाद आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि इसरो अपने सोलार मिशन को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेज रहा है, L2 व L3 पे क्यों नहीं? तो इसका सिंपल आंसर यह है कि L1 पॉइंट से हम 365 दिन व 24/7 हम बिना किसी इंटरप्शन व एक्लिप्स के यानी ग्रहण के सूर्य को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो भाई, इतना सब तो जान लिया, पर अब क्वेश्चन यह बनता है कि इसरो अपने सोलार मिशन को L1 पॉइंट तक भेजेगा कैसे और इसकी जर्नी कैसी होगी। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 11:50 श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन चंद्र स्पेस सेंटर से लॉन्च व्हीकल PSLV XL C57 से लॉन्च किया जाएगा। तो हमारा स्पेस क्राफ्ट L1 पॉइंट तक जाकर करेगा क्या? आखिर इसका मकसद क्या है? तो आइए मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बारीकियों को समझ। सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा जो कि अर्थ के सरफेस से 800 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है। इसके बाद जब ये अपना एक इलिप्टिकल पाथ अचीव कर लेगा, प्रोपल्शनल थ्रस्ट के जरिए स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक लॉन्च किया जाएगा। L1 पॉइंट तक का सफर 15 लाख किलोमीटर लंबा होगा। जब स्पेसक्राफ्ट अपने इस सफर में अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस SOI से निकल जाएगा, तब स्पेसक्राफ्ट का क्रूज फेज शुरू होगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। इस पूरे मिशन में तकरीबन 4 महीने का समय लगेगा। हर स्पेस मिशन की तरह आदित्य L1 मिशन के भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सन की लेयर को स्टडी करना।
सन में टोटल 7 लेयर्स हैं, जिसमें से 3 इनर लेयर हैं व 4 आउटर लेयर हैं। सन की सबसे भारी लेयर कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि सन की अंदरूनी लेयर क्रोमोस्फेयर का तापमान 6 डिग्री से लेकर 14,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आखिर इस ब्रॉड टेम्परेचर डिफरेंस का कारण क्या है, इसे समझने में आदित्य L1 हमारी मदद करेगा। इसके अलावा आदित्य L1 हमें सोलार फ्लेयर व सोलार विंड को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सोलार विंड सूर्य की सतह पर उठे उस आयनाइज्ड व चार्ज बर्स्ट को कहते हैं जो अर्थ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट्स करवा सकता है। वह हमारी सैटेलाइट को ख़राब करके उन्हें डी ऑर्बिट भी कर सकता है। तो मानवता के लिए इस फिनोमिना को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि समय रहते इससे बचा जा सके। इसके अलावा सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है और अगर हम इसे समझ पाते हैं तो हम बाकी ग्रहों के ओरिजिन्स के बारे में भी पता लगा पाएंगे व स्पेस वेदर को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सोलार एनर्जी एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अभी तक हम इसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। सन की अंडरस्टैंडिंग हमें इस सोलार एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो आखिर आदित्य L1 अपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेगा व सन की स्टडी कैसे करेगा, तो आइए यह जानने के लिए हम आदित्य L1 की बनावट को डिटेल में समझते हैं। सोलार विंड से अपने आप को बचाने के लिए अर्थ के पास अपना एक नेचुरल बैरियर है जिसे कहते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और इसी का एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है नॉर्थर्न लाइट्स, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन रियलिटी में उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहला पेलोड है VELC, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसका काम है कोरोना व कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना। दूसरा पेलोड है सूट, जिसको पुणे में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी व एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से बनाया गया है, जिसका काम है फोटोक्रोमोस्फेयर को स्टडी करना। थर्ड व फोर्थ पेलोड का नाम है सोलेक्स व HEL1OS, जिसको बेंगलुरु में स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर की कोलैबोरेशन से बनाया गया है, जिनका काम है सन की एक्सरे इमेजिंग करना। पांचवें पेलोड का नाम है एपेक्स, जिसको अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की कोलैबोरेशन से बनाया गया है, जिसका काम है सोलार विंड में उपस्थित प्रोटॉन पार्टिकल को स्टडी करना। सिक्स पेलोड का नाम है पापा, जिसको तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी की कोलैबोरेशन से बनाया गया है, जिसका काम भी सोलार विंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को स्टडी करना। लास्ट पेलोड का नाम है मैक, जिसको बेंगलुरु में उपस्थित लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सिस्टम की कोलैबोरेशन में बनाया गया है, जिसका काम है L1 पॉइंट पर स्थित मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। इसरो के लिए यह मिशन काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगर यह मिशन सफल होता है तो इसरो वर्ल्ड की बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ डाटा शेयर करके कोलैबोरेट कर सकता है व इससे इसरो की स्पेस रेस में एक अलग ही पहचान बन जाएगी। यह मिशन इसरो के स्पेस के प्रति एम्बिशन व फंक्शनल रूप से काम करने के तरीके को दर्शा। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 रिमोट सेंसिंग के व 3 इन सूट पेलोड्स हैं। यह पेलोड्स इसरो की कोलैबोरेशन में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने इंडिजीनियसली बनाए हैं। इसका मतलब है कि यह मिशन 100% इंडियन मिशन है। एक सोलार मिशन का कंसेप्ट जनवरी 2008 में स्पेस रिसर्च की एडवाइजरी कमेटी के द्वारा लाया गया था। शुरुआत में इसका नाम सिर्फ आदित्य 1 था व तब यह एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट थी, जिसमें सिर्फ एक क्रोनोग्राफ लगा था। सन 2016-17 में इसको 3 करोड़ का एक एक्सपेरिमेंटल बजट एलोकेट किया गया। तब से अब तक यह मिशन काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बन चुका है। अब इस मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट में ना रखकर लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखेंगे, इसलिए अब इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। जुलाई 2019 में इस मिशन को 3,778 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू अ थम्स अप। चंद्रयान 3 पर बनाई गई हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऑल्सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द साइंटिफिक गाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।